जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में लगातार पूछे आने वाले हिंदी के वे प्रश्न जो कि अग्रिम परीक्षाओं में भी पूछे आने की प्रबल संभावना है। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अकर्मक के कितने भेद हैं, यानी अकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए 2 तो बिल्कुल सही जवाब है। अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं और वो होते हैं पूर्ण अकर्मक और होता है एक अपूर्ण अकर्मक। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। चलिए, वैसे ही सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। कौन से? एक होता है एक कर्मक और एक होता है द्विकर्मक। ठीक है, अगला प्रश्न। अन्वेषक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेष धनड़, अन्वे धन षड़, अनुधन वेषण, अनुधन एषण। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अनुधन एषण तो बिल्कुल सही जवाब है। ये है अन्वेषक जो है ये यह संधि का उदाहरण है और ऊधन अ बराबर व होता है। ये नियम कहता है ऊधन अ बराबर व और ईधन अ बराबर य होता है। तो यहाँ ऊधन अ बराबर व हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ ऊधन ए है तो अब ए है तो ये वे हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं से निकला हुआ है अनु धन एषण, तो अनु में ऊ और एषण में ए, तो वे हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संधि में संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं और वो 5 भेदों में से एक होता है यड़ संधि। 5 भेद कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के? वो होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अगला प्रश्न। सख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? सखी धन आगमन, सख्य धन आगमन, सखी धन गमन, सख्या धन गमन। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए सखी धन आगमन तो बिल्कुल सही जवाब है। सखी में ई लगा हुआ है और इधर आ, तो ई धन अ बराबर यह होता है और जब आ लग गया तो ये या हो गया, तो आपने कहा या। सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन और ये होता है उदाहरण यड़ संधि का। इसका यड़ संधि का। महाजन शब्द का समास क्या है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, महाजन, महा मतलब महान और जन मतलब लोग। जब विशेषण विशेष्य का संबंध जब होता है तो वहाँ कर्मधारय समास ही होता है। महान है जो, जन है जो के समान का भी भाव निकलता है और यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग या अव्यय लगा होता है शुरुआत में प्रथम पद में, वो होता है अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार से तत्पुरुष समास क्या होता है? जब कारकों का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह में, जब कारक का प्रयोग दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास है। उसी प्रकार से बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा भी पद प्रधान हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास। उपकूल में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास तो बिल्कुल सही जवाब है। उप देखिए यहाँ पे उपसर्ग है तो उपसर्ग जब लग जाता है तो वहाँ उपसर्ग या अव्यय लगता है तो अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न। धवल शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? निष्कलंक, आकृति, संख्या या बादल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए निष्कलंक तो बिल्कुल सही जवाब है। धवल जो होता है उसका अर्थ ये होता है निष्कलंक या फिर साफ सुथरा छवि वाला जो होता है उसे हम धवल कहते हैं। जंगम शब्द का विलोम क्या है? अगम, दुर्गम, स्थावर, चंचल। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। स्थावर का विलोम जंगम, जंगम का विलोम स्थावर होता है। अब इनका मतलब क्या होता है? स्थावर का मतलब जो स्थिर होता है उसे हम स्थावर कहते हैं और जंगम का मतलब जो अस्थिर होता है उसे हम जंगम कहते हैं। ठीक है, तो इस जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? रविजा, तनुजा, सूरिजा, अर्कजा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तनुजा तो बिल्कुल सही जवाब है।
तनुजा हो गया, इसके साथ साथ जो है कि भानुजा, कालिंदी, ये सारे के सारे यमुना के पर्यायवाची। नीम हकीम खतराए जान, इसका अर्थ क्या है? अल्प ज्ञान हानिकारक है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, उक्त में से कोई। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। नीम हकीम खतराए जान, इसका मतलब हो गया कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, कम ज्ञान अगर किसी के पास है तो वो हानिकारक होता है। नीम हकीम खतराए जान, यानी एक तरीके से प्रैक्टिकल भाषा में समझना चाहें तो नीम हकीम, नीम के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे बैठा हकीम जो है उसको खतरा ही समझो। दवा दिया, तुक्का मार दिया दवाई, अगर ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, और कभी कभी उल्टा रिएक्शन भी करता है तो आदमी राम नाम सत्य भी हो जाता है। अगला प्रश्न, पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अमिट होना तो बिल्कुल सही जवाब है। पत्थर की लकीर होने का मतलब होता है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर हो गया है कि नहीं, अब जो कह दिया हमने सो कह दिया, अब वो परिवर्तित नहीं हो सकता, तो अमिट होना बिल्कुल सही हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती, मौक्तिक, मुक्तक, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी मौक्तिक तो बिल्कुल सही जवाब है। मोती का जो तत्सम रूप होता है वो होता है मौक्तिक। तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम वे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से हुबहू, संस्कृत से उठा करके हुबहू हमारे जो है कि हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जब तत्सम शब्द को हिंदी रूपांतरण करने के बाद प्रयोग जो किया जाता है उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम के कुछ पहचान के नियम हैं कि जैसे छत्री अगर दिख जाए तो प्रायः तत्सम है, खटकोड़ श दिख जाए तो प्रायः तत्सम है, बड़ा श दिख जाए तो प्रायः तत्सम है, री ऋषि दिख जाए तो प्रायः तत्सम है, उड़ंतुआ र दिख जाए तो प्रायः तत्सम है, क्र वाला र दिख जाए तो प्रायः तत्सम है। ठीक है, तो ये तत्सम की कुछ पहचान है। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कुमुदनी, 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 कुमुदनी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी वर्तनी, बहुत ज़्यादा पूछाता है, इसका ध्यान समझिएगा। कुमुदनी, कुमुदनी क्या होता है? एक जलीय पौधा होता है, जलीय जो है कि फूल होता है कमल की तरह, और ये रात में जो है कि रात में फूल जो है कि फूलता है। ठीक है, तो कुमुदनी यहाँ पे वर्तनी बिल्कुल सही है। दोनों छोटी की मात्रा और यहाँ छोटी की, छोटा ऊ, छोटी बड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध वाला बताइए। उसने केवल मुझे नियंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दिया, या शिष्य गुरु जी के पैर गिर पड़े। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि कारक का लोप है, इसलिए कारक का जो है कि मिसिंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? शिष्य, आश्रयवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अंतेवासी तो बिल्कुल सही जवाब है। गुरु के समीप रहकर जो लड़का अध्ययन करता है उसे हम अंतेवासी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द बताएं। खेचर, खच्चर, नभोत्सन, नभचाली। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए खेचर तो बिल्कुल सही जवाब है। जो नभ में चलता है उसे खेचर भी बोलते हैं और नभचर भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा, खेचर और नभचर। अगला प्रश्न, राम का रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाई, रस बताएं। हास्य रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है, श्रृंगार रस है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, राम का रूप निहारति जानकी, जानकी मतलब माता जानकी, कंकन के नग की परिछाई। ठीक है ना, तो अब जो है
इसमें भाव ये तो निकल रहा है जानकी माता जानकी जो है कि वो राम का रूप निहार रही हैं, ठीक है। जानकी कंकन के नख की परछाई। जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन जहाँ हो जाता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस हो जाता है, चाहे वो संयोग हो चाहे वियोग। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। जब दुख में हो तो वियोग श्रृंगार रस, और जब सुख में हो तो संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। और श्रृंगार रस के बारे में एक बात और है कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हास्य रस यहाँ होगा नहीं। करुण रस वहाँ होता है जैसे किसी की मृत्यु हो जाए, बहुत ज़्यादा अपार कष्ट हो जाए तो वहाँ पे करुण रस होता है। शांत रस वहाँ होता है जब देश दुनिया से मोह माया से एकदम मुक्ति का बात अगर होने लगे तो वहाँ पे शांत रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है और श्रृंगार का रति होता है। चरण धड़न चिंता करत फिर चितवत चहुओर, असुवरण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक, अनुप्रास। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए श्लेष अलंकार तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जब श्लेष अलंकार क्या होता है, जब एक शब्द कहीं पे आए और उसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग आए, ठीक है, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार यानी चिपका हुआ अर्थ निकलता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चरण धरण चिंता करत फिर चितवत चहुओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। मतलब कवि भी सुवर्ण ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी सुवर्ण ढूंढ रहा है और चोर भी सुवर्ण ढूंढ रहा है। मतलब कवि सुवर्ण का मतलब अच्छा वर्ड ढूंढ रहा है, कवि के लिए अच्छा वर्ड मिल जाए ताकि उसका लेख अच्छा हो सके। व्यभिचारी मतलब जो है कि जो मनुष्य व्यभिचारी है उसको सुवर्ण अच्छा वर्ड मतलब सुंदर जो है कि त्वचा मिले, है ना, सुंदर त्वचा की खोज में है वो। और चोर जो है वो सुवर्ण मतलब स्वर्ण सोने की खोज में है। मतलब शब्द एक ही प्रयोग हुआ लेकिन सब तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकाल रहा है तो वहाँ क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जब किसी उपमान का उपमेय से तुलना कर दी जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार, जैसे आपका जो है कि आपका मुंह चांद जैसा है, ठीक है, चांद जैसा है तो आपने कहा भाई यहाँ उपमा अलंकार है। जब मैं कह दूँ आप मेरे चांद हो तो आप रूपक अलंकार फिर हो गया। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तरन तनुजा तर तमाल तरुअर बहु छाए, है ना, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।